हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। तो शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर्स। तो हमने देखा था कि पैरेलल प्लेट कंडेंसर की दो प्लेटों के बीच में अगर कोई मीडियम रख दिया जाता है तो वो किस तरीके से पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। कल देखा था ना आप लोगों ने, बोलो यस और नो, देखा था। आज हम लोग उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे की कहानी में इसके जस्ट बाद आप लोगों के सामने एक नोट दिया गया है, तो उस नोट के बारे में हम लोग जान लें कि पट्टा हमसे क्या कह रहा है, राइट। तो इससे पहले कि हम इस नोट को जाने, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं और मुझे पक्का भरोसा है कि आप सब लोगों को ये सारी बातें पता है, बस आप बताते जाओ। रुको, वो भी बाद में बताना, पहले मैं आपसे कुछ कह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लो, ठीक है। और जो बात मैं बताने जा रहा हूं, आधी से ज़्यादा फिजिक्स के न्यूमेरिकल इस फंडे से ही सॉल्व हो जाते हैं और ये फंडा हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो उसे सीख लो, फिर हम आगे की बात करेंगे। पहले समझ लो, जैसे मैंने फॉर्मूला पढ़ा, पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बोलो भैया अपन ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। अब मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले से काफी सारे फॉर्मूले बना सकता हूं। कैसे बनाएंगे वो मैं आप लोगों को दिखलाता हूं। देखिए भैया, मुझे यहां पर दिख रहा है C प्रोपोर्शनल टू K, मुझे यहां पर दिख रहा है C प्रोपोर्शनल टू A, मुझे यहां पर दिख रहा है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। बोलो भैया ये सब चीजें मुझे दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? दिख रही है ना। मुझे यहां पर दिख रहा है C प्रोपोर्शनल टू KA, ऐसे भी बोल सकता हूं। बोलो भैया, तो आप देखिए कैसे कैसे फॉर्मूले बना सकता हूं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो C को अगर मैं लिख रहा हूं C1 अपॉन C2, तो K को लिखूंगा K1 अपॉन K2, यानी ये 1 अपॉन 2 होगा तो ये भी 1 अपॉन 2 ही होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। C प्रोपोर्शनल टू है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 कर सकता हूँ। डायरेक्टली है तो 1 अपॉन 2 है तो ये भी 1 अपॉन 2। इधर आ जाओ, C को लिख दिया C1 अपॉन C2, D इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो D को लिखूंगा D2 अपॉन D1। बात समझ में आ रही है? बोलो भैया, है ना। क्योंकि इनवर्सली है तो ये 1 अपॉन 2 है तो ये 2 अपॉन 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इधर आ जाओ, अब मुझे दिख रहा है C प्रोपोर्शनल टू K, तो C को लिखा C1 अपॉन C2, तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो K को K1 अपॉन K2, A भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो A1 अपॉन A2। तो ये सब अपने आप में अलग अलग डिफरेंट फॉर्मूला बन गए। ऐसे ये सब मैं कर सकता हूँ हर जगह, और दुनिया के किसी भी फॉर्मूले में ऐसा कर सकता हूँ। भाषा समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है? मैं हर जगह करूंगा ऐसा। बात टाइम पे दिमाग खराब मत करिए, मैं पूरी फिजिक्स में रोज जैसा करवे करेंगे। आज बता रहा हूँ, आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं बताऊंगा। क्लियर? समझ में आई बात? यहां तक सीन क्लियर है? और देखो और बनाता हूं। यहां तक अगर बात समझ में आ रही है, अब जैसे मान के चलो मुझे यहां पर ये भी दिख रहा है C प्रोपोर्शनल टू KA अपॉन D, ये भी दिख रहा है मुझे यहां से, तो इसे ऐसे बना दो C की जगह C1 अपॉन C2, K डायरेक्टली है तो K1 अपॉन K2, A भी डायरेक्टली है तो A1 अपॉन A2, D इनवर्सली है तो D को D2 अपॉन D1। ये बन गया फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूले हैं अपने आप में। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दुनिया भर के यही काम करते हैं हम लोग रोज रोज, ठीक है ना। तो बात समझ में आई आप लोगों को? सीन क्लियर है? ऐसे काम मैं जगह जगह करूंगा, ओके। ऐसा हर जगह आप कर सकते हो दुनिया के किसी भी फॉर्मूले में। क्या मेरी बात आपको पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? पड़ गई पल्ले? तो आ जाओ फिर, आओ बाहरों में। पुराने पाप अगर आप लोगों को क्लियर हो थोड़े बहुत तो जरा फटाफट बताते जाओ। चैप्टर 1 पढ़ाया था, कूलाम्स लॉ बताया था, याद है आपको? कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला, कम ऑन गाइस, कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला कौन बताएगा? जानते हो कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला? कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलो भैया पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये फॉर्मूला बनना है, पढ़ा है? सभी को दिखाई दे रहा है बोर्ड पे जो लिख रहा हूं वो? बोलो, अच्छी बात है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला बताया था मैंने। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और आप लोग मुझसे बोलते थे सर फॉर्मूला इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। याद है सीन? बोलो भैया। फिर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में ही बताया था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R। बोलो भैया, बोलो, बताया था कि नहीं? फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपने बोला था फॉर्मूला होता है सर U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
Q1 Q2 अपॉन R। बोलो भैया ये सब बातें बताई हैं कि नहीं बताई हैं? यहां तक बात समझ में आ रही है आप सभी को? बोलो। इसके बाद आगे की बात, मैंने कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर बताया था, C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। बोलो भैया ये सारे फॉर्मूलों से आप वाकिफ हो या नहीं हो वाकिफ? सब जानते हो? अच्छी बात है, आप महान हो, आप धन्य बच्चे हो, धन्य बच्चे। आ जाओ आप। तो देखते हैं हम सभी लोग और ध्यान से देखेंगे, ठीक है? सभी लोग ध्यान से देखेंगे यहां पर बेटा हम लोग, और बहुत ध्यान से देखेंगे। लुक, F और K एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी गुड। तो आइए देखिए, अगर मैं K को लिखता हूं Km अपॉन Ka, यानी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो जब K को मैंने ऐसे लिखा तो F को कैसे लिखूं? इनवर्सली है, तो ये M अपॉन A आ रहा है, तो यहां पर A अपॉन M। क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, पहले मुझे ये बताओ। सीन समझ में आ रहा है? बोलो भैया तेजस्वा मूड ना हिलो, तुम्हारा क्या बात है? मूड हिलात रहे करो। क्लियर? पतो पत्थर तो समझ में आ रही है कि ना नहीं आ रही? पलक क्लियर है ये बात जो बोल रहा हूं? अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फिर से। अब हम इस फॉर्मूले को देखते हैं, E और K मैंने लिख दी Km अपॉन Ka, तो बताओ E क्या लिखूं? EA अपॉन EM। सही लिखा है मैंने? बोलो भैया, क्या हुआ? कोई परेशानी? इनवर्सली है तो M अपॉन A का उल्टा हो गया A अपॉन M। बोलो भैया, चलन दो ढील। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। K और V इनवर्सली हैं, K को लिख दिया Km अपॉन Ka, तो V को भी ऐसे लिख दूं Vm अपॉन Va। क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? नहीं है क्लियर? दिक्कत आ रही है बड़ी भारी? अच्छा, ये कहना चाहते थे? ये कहना चाहते थे? ठीक है, समझ में आ रही है। U K को मैंने लिख दिया Km अपॉन Ka, तो U को मैंने लिख दिया UA अपॉन UM। दिमाग में आवंती कि नहीं आवंती? आवंती, ओके आवंती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K को मैंने लिख दिया Km अपॉन Ka, तो C को मैंने लिख दिया Ca अपॉन Cm। क्लियर है? अच्छा, दिमाग में नहीं आवंती? ओके, उल्टा कर दूं? ओके, ठीक है। तो you mean to say it becomes Cm upon Ca. Hope you understand, guys. Do you understand that? You better understand. आगे बढ़ते हैं। अगर इतने की बात समझ में आ रही है लाला रे, तो आगे की कहानी चमकाता हूं। अच्छा, इन फॉर्मूले ने को याद करने की जरूरत ना है, इन्हें को याद करने की जरूरत। अगर हमें ये याद है तो हम तो ऐसे बना सकते हैं, बना सकत के ना बना सकत, तो इन पे ज्यादा याद करने की जरूरत ना है, बस देख लेना पढ़ने के लिए, ठीक है। मैंने सुना है एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, एयर का, आपने भी सुना है? अच्छा, तो मैंने यहां अज्यूम कर लिया, लेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1 और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने K मान लिया। तो इन्हीं फॉर्मूलाज को मैं ऐसे लिख दूं, Km की जगह तो K आ गया, Ka की जगह क्या लिखूं बताओ आप? 1। तो क्या अपॉन में 1 लिखना जरूरी है बच्चों? बोलो। तो कोई जरूरी ना ने तो ना लिख रहा हो बच्चों, जे बेसों की बेसों मैंने ता नहीं दो। क्या आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं भैया? बोलो। मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम हजरात मेरी इस बात को समझ गए होंगे। ये जो मैंने कर्म की है इन्हें याद व्याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, पर कहानी समझ में आ रही है कैसे आए हैं? बोलो भैया। तो फटाफट अपने नोट्सों में देख लो इसे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी कड़ी में अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, तो वो न्यूमेरिकल हम सभी लोग अच्छे से देखते हैं। उस न्यूमेरिकल में हमसे कह रहा है बेटा, द कैपेसिटी ऑफ एन एयर कंडेंसर इज 2 माइक्रोफेराड। वो कह रहा है एक एयर कंडेंसर है, उसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराड है। 2 ये 2.0 की बात है। वो कह रहा है एक एयर कंडेंसर का मतलब एक ऐसा कंडेंसर है जिसमें दोनों प्लेटों के बीच में एयर भरी हुई है, राइट। तो एयर कंडेंसर की कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराड ऐसा कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि अगर मैं इन कंडेंसर की प्लेटों के बीच में एयर की बजाय कोई मीडियम भर दूं, है ना, और मीडियम भर देने पर इसकी जो कैपेसिटी हो जाती है वो 12 माइक्रोफेराड हो जाती है। कितनी हो जाती है? 12 माइक्रोफेराड, ऐसा बोल रहा है ना। उसकी कैपेसिटी 12 माइक्रोफेराड हो जाती है। तो कह रहा है कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम।
मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें बताना है। मीडियम भरने से पहले आप लोग मुझे बता सकते हैं, मीडियम भरने से पहले यहां पर कौन सा मीडियम था? एयर। वेरी गुड। और एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1। तो वो कह रहा है एयर कंडेंसर की कैपेसिटी इतनी है, और एयर कंडेंसर के लिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए 1 होता है। सही जा रहा हूं ना मैं? बोलो। फिर कह रहा है जब मीडियम भर दिया तो कैपेसिटी इतनी होगी, मीडियम की प्रेजेंस में कैपेसिटी 12 माइक्रोफेरेड होगी, तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है। तो भैया मैं ज़्यादा पढ़ो लिखो होता ना, मुझे तो ये मालूम है कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है कि C बराबर K∈0 बोलो भैया जानते हो कि ना जानते हो? पहला मीडियम एयर था, दूसरा मीडियम था, है ना? तो C को मैंने लिख दिया CA/CM। तो K को क्या लिखूंगा? बोलो भैया। C को मैंने लिखा CA/CM, तो K को क्या लिखूंगा? KA/KM। बोलो, समझ में आ रहा है? CA कितना है हमारे पास? CA कितना है? 2 माइक्रोफेरेड। CM कितना है? 12 माइक्रोफेरेड। सही जा रहा हूं ना मैं? दिखाई दे रहा है आपको? कट तो नहीं रहा नीचे ये? हाँ, प्रॉपर दिखाई दे रहा है? लो देखो, Ka एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हम जानते ही है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें निकालना है। ठीक है, बस माइक्रोफेराड से माइक्रोफेराड कट गए, 2 1 से 2, 2 6 से 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Km यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, Km का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो Km 6 1 से 6। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर? तो ये 6 कैसे आया पल्ले पड़ा आप लोगों को? बोलो भैया, 6 कैसे आया पल्ले पड़ा आप लोगों को? कर पाओगे आप लोग इसे? तो जल्दी से फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। तो यहाँ तक हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। सही बोल रहा हूँ ना? अब हम लोग चलते हैं इसके OTs की तरफ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, MCQs। राइट, तैयार हैं हम लोग? चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो MCQs की इस कड़ी में हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट पूछ रहा है पट्टा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट। तो मैंने बचपन में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला वाज V = W/Q। W वर्क है, वर्क का यूनिट जूल, Q चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलाम। तो क्लियर? अगर किसी ने पूछ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है तो चमका दोगे, क्या बोलोगे? जूल पर कूलाम। कैसे आया जूल पर कूलाम? समझ में आ रहा है? आ रहा? आगे बढ़ जाऊं? सॉल्यूशन नोट डाउन करना है तो वहीं के वहीं करते चलो, नहीं तो बाद में हमारे दिमाग का दही करोगे। जो लोग अच्छे बच्चे हैं, आपके पास नोट्स हैं, नोट्सों में जहाँ OT लिखा हुआ वहीं पे साइड में लिख दो, क्लू लिख लिया करो, क्लू से आपको आइडिया लग जाता है। इच्छा हो तो, जिसको लगे नहीं यार मैं तो टन्ने मैं कहता हूँ जहाँ मेरे को टेंशन ना है तो कोई दिक्कत, ये सब आपके लिए, आपको अपने लिए इशारेबाजी करनी है नोट्सों में कि जहाँ से आपको बेहतर समझ में आ जाए। समझ में आ रही है बात? अभी नोट इनके सॉल्यूशन पूरे उतारने की जरूरत ना हो, जहाँ जरूरत होगी मैं खुद बोलूँगा आपको, है ना? बाकी का तो इशारा चाहिए मेरे ख्याल से, समझदार के लिए इशारा काफी है, चूतियों का अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को? बोलो भैया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलम कैसे आई, बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल इन द ट्रांसवर्स पोजीशन। भैया ट्रांसवर्स पोजीशन बताई थी मैंने आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ट्रांसवर्स पोजीशन। आंसर कितना था? 0। ट्रांसवर्स पोजीशन बोले तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, राइट? और अगर आपको याद हो तो एंड ऑन पोजीशन में हमने रिलेशन पढ़ा था, है कोई बता सकता है मुझे एंड ऑन पोजीशन में क्या रिलेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? कम ऑन, एनीबॉडी ऑफ यू, ही और शी वुड बी द स्टूडेंट ऑफ द डे। या वेरी गुड। सत्यम, या टेल मी व्हाट इज द आंसर? सत्यम, टेल मी सत्यम, टर्न ऑन द माइक। माइक खोल सत्या, ए टीप लाते ने, माइक ऑन कर। माइक ना चालू है रो तो मोबाइल दीवार में दे मारी हो जोते। हाँ इतनी देर में तो तेने देख ही लो भाई, अब कहा होगा मैं, बोल 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 बोल। फिर से बोल एक बार। क्यों सत्यम, तूने मुझे डिटेल पहुंचा दी थी पूरी? हाँ सर, पूरी डिटेल पहुंचा दी थी? यस सर, रसीद आ गई। रसीद आ गई तेरे पास? यस सर। क्या नाम है? सत्यम शर्मा। फादर का नाम? कैलाश शर्मा। अब बता क्या है फॉर्मूला? 1/4 पाई
हाँ 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, राइट है P अपॉन आर स्क्वायर. यू मीन टू से योर आंसर इज 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर. ये कहना चाहते हो? ओके मतलब आपका आंसर है 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर. सही बोल रहा हूं, है ना? ये आंसर है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में, है ना? अच्छा लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में नहीं है. अच्छा चल ठीक है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ द डे. अपना फोटो पहुंचा दिएगा अच्छा सा, ठीक है. वेरी गुड, इसने सही बताया 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर. मैंने बहुत कोशिश की अपने रास्ते से हटे पर अड़ा रहा बच्चा. वेरी गुड, शाबाश. ठीक है, तो खैर जो भी है, फिलहाल इसने हमसे ट्रांसवर्स पोजीशन में पूछा है यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में पूछा है, तो फॉर्मूला आंसर क्या हो जाएगा? 0. आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 point charges each of Q are placed at a separation of 2a. The electric potential at their midpoint will be. midpoint पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमसे पूछ रहा है. इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद नोट डाउन करेंगे. ठीक है, तो गौर से देखिएगा आप लोग. वो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है 2 चार्जेस हैं भैया. ये मैंने बढ़िया चेक फर्स्ट क्लास तो 2 चार्जेस बनाए हैं. टन जे चार्ज 0, जे चार्ज 0. ठीक है, 2 चार्ज क्यों दे रहा है? दोनों के बीच का सेपरेशन 2a बोल रहा है ना. इनका मिड पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है. क्वेश्चन समझ में आया आपको, है ना? तो मैंने मिड पॉइंट को O नाम दे दिया. अगर ये O मिड पॉइंट है और ये पूरा 2a है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस a हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा. क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो भैया. अब आप ही बता दो यार, रोज तो करा रहा हूं मैं. इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? चार्ज. वेरी गुड कनिष्क, ये चार्ज जिम्मेदार है, ये चार्ज जिम्मेदार है. इन दोनों चार्जेस की वजह से ही तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा. वही एंड ऑन पोजीशन वाली थीम लगेगी. तो इस चार्ज के, तो भैया मुझसे पूछ रहा है इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा ये पूछ रहा है. तो भैया मुझे मालूम है जहां पॉइंट पे पोटेंशियल एक इस चार्ज की वजह से होगा, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने मान लिया V1 है और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने मान लिया V2 है. तो पोटेंशियल कितना हो गया एग्जैक्टली O पॉइंट पे? V1 प्लस V2. बोलो भैया ये स्टेप समझ में आता है कि नहीं? क्योंकि जाके बात कचू बचाओ ना ने. बोलो भैया ये बात समझ में आ गई सभी को? यानी इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा एक तो इस Q की वजह से, एक इस Q की वजह से. इस Q की वजह से मैंने मान लिया V1 है, इस Q की वजह से मैंने मान लिया V2 है, तो नेट पोटेंशियल हो गया V1 प्लस V2. सीन क्लियर? बोलो भैया. अगर इतने ही क्लियर है लाला तो फिर जामे कचू बचाओ ना ने चमका दो जाए. V1 इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. फॉर्मूला पढ़ा था मैंने बचपन में, 1/4πε0 K, Q की जगह Q ही है यहाँ पर, अपॉन R. तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे निकालने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है, तो R की जगह A. बात समझ में आई? V1 समझ में आ गया, प्लस V2 इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकाल लें, तो फिर वही फॉर्मूला 1/4πε0 K, Q की जगह Q अपॉन R. तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे निकाल लें A. भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले ये बताओ. आ रही है. क्या कॉमन आ रहा है? 1/4πε0 K कॉमन आ रहा है. कॉमन तो Q भी आ रहा है, कॉमन तो A भी आ रहा है, पूरा की पूरा ही कॉमन है. वैसे तो मैं डायरेक्ट 2 करके भी जोड़ सकता था, लेकिन काफी सारे लोग फैल जाते हैं वहां में, तो मैंने ऐसे कर दिया. समझ में आ रही है बात? ये समझ में आया? जो पूरा की पूरी कॉमन आ रहा हो तो जौते वन बचेगा. बोलो भैया, बोलो बोलो, बोलते क्या नहीं है? बोलो. ओके, 1 और 1 11 कर दूं है, तो 1/4πε0 K दिखाई दे रहा है ना सभी को प्रॉपर? 1/4πε0 K. 1 और 1 2 का मल्टीप्लाई Q से करूंगा तो इट बिकम्स 2Q अपॉन A, राइट? अब वैसे तो हमारा ये आंसर आ चुका है, पर हमको ऑप्शंस के हिसाब से मैच करना पड़ता है, राइट? ऑप्शंस के हिसाब से हमें मैच करना पड़ता है, तो गौर से देखिए. ऑप्शंस के हिसाब से मैच करना है, तो किसी भी ऑप्शन में K नहीं आ रहा है. K नहीं आ रहा है, इसका मतलब पट्टन ने K की जगह का धद्दा होगा 1. वेरी गुड, है ना? तो हमने एज्यूम कर लिया K इज इक्वल टू 1 फॉर एयर. होप यू अंडरस्टैंड गाइस. क्लियर? तो K की जगह 1 रख देंगे तो क्या हासिल हो जाएगा? तो 2Q का मल्टीप्लाई 2Q जगह काट दो, 2 से मैंने 4 काट दिया 2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या बचा? Q का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो Q अपॉन 2πε0 K की जगह तो 1 चिपका ही चुके हो आप A.
क्या ये बात समझ में आई आपको, कैसे आया? बोलो ये आंसर आपका सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? गो थ्रू इट, डू इट फास्ट। इसके बाद अब हम लोगों के सामने एक और क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मूवमेंट P है और उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है ना, और फिर कह रहा है कि अगर उसे थीटा एंगल से हमने रोटेट किया तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन दिस पोजीशन। भैया मैं ज़्यादा पढ़ो लिखो ना, नहीं याद है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल है, पोटेंशियल एनर्जी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, U बराबर माइनस पी कॉस थीटा। इस टाइप का ओटी अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में भी आया था, तब मैंने बोला था चैप्टर 2 में मिलेगा, ये वही वाला ओटी है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनी पोजीशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज डन इन टेकिंग दैट डायपोल फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड पोजीशन टू दैट पोजीशन। याद आ रहा है सीन? क्लियर? ये फॉर्मूला पूरा ड्राइव करवाया था, U बराबर माइनस पी कॉस थीटा। क्या मुझे समझाने की जरूरत है? बोलो भैया, सीधा सीधा फॉर्मूला है। प्रिया इधर देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे की कहानी। प्रिया सिकरवार, डोंट टॉक, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी करते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है, अगले क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओगे द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही करंट बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस चैप्टर के। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? अच्छा, और जब मैंने ये बताया था तो मुझे एक बात और बताओ भाई, कि जैसे सपोज करिए ये दो कंडक्टर हैं, है ना, ये सपोज करिए 7 वोल्ट पे है और ये 5 वोल्ट पे है, तो बताओ करंट का फ्लो कौन से कंडक्टर से कौन से कंडक्टर की तरफ होगा? ऐसे होगा या ऐसे होगा? टिंडे होगा, कछु नहीं होगा, ये कनेक्टेड थोड़ी है एक दूसरे से, कनेक्टेड थोड़ी है। अत कर लइए पापी ना कनेक्टेड है का? अब होगा, अब होगा, अब होगा कैसे? क्लियर? सही बोल रहा हूं, है ना? यानी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं, बताया था कि नहीं, है ना? तो करंट का फ्लो यहां पर जो होगा वो यहां से यहां की तरफ होगा, है ना? कब तक होगा? कब तक होगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, है ना? करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो एक बात बताओ, मेरे पास दो कंडक्टर आते, मैंने उन्हें मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया, और मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया तो मैंने देखा बिन में को करंट ही ना फ्लो है रहा, तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों कंडक्टर्स पे पोटेंशियल इक्वल है, सेम है, जीरो नहीं है महिमा जी, जीरो नहीं है, इक्वल है। समझ में आ रही है बात? इक्वल है। मैंने बताया था ना, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो उसका अगला क्वेश्चन यही है आपकी ओटी में, दो कंडक्टर हैं, दोनों को मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया और कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा, और कोई करंट ही ना फ्लो हो रहा, जाएगा मतलब क्या है? जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल इसका है, दोनों के पोटेंशियल सेम है। नहीं आई मेरी बात समझ में? बात समझ में आई? खुद से देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो पूरा तसल्ली से। इसके बाद अगली बात आती है, पूछ रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इज। कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है आप लोग जानते हो यार? क्या होती है कैपेसिटी की यूनिट? फेराड। जब समझाऊं मैं? आगे बढ़ूं? ओके। उसके बाद बोल रहा है कि कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो भैया इधर ध्यान से देखो, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर मैंने पढ़ा है बचपन में, मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, C बराबर K एप्सिलॉन 0 A/D पढ़ा था, है ना? तो कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर क्या पे डिपेंड करती है? कि तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है। दूसरा एरिया ऑफ द प्लेट, है ना? प्लेट का शेप कैसा है, साइज कैसा है ना? एरिया ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करती है ना? और तीसरा सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। क्लियर? लेकिन कैपेसिटी जो होती है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी कंडक्टर पर चार्ज एक लिमिट तक दे सकते हो, उससे ज़्यादा चार्ज अगर दोगे तो फिर वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर कंडेंसर किस पे डिपेंड नहीं करती? चार्ज ऑन द प्लेट पे डिपेंड नहीं करती। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखना डायरेक्ट एज एन ओटी। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? तो पढ़ लीजिए फटाफट इसे नोट्सों में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शेयर नहीं कर रहा हूं, अब तो नोट्स शेयर कर ही कर रहा हूं। नोट्स तो है ना सब लोगों के पास? क्लियर है? बढ़ूं आगे? आगे बढ़ जाऊं? स्पेशली मार्क लगा लेना इस पे, है ना? चार्ज ऑन द प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करती है, लोग डिफीट खा जाते हैं इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन गया तेल लेने। मैंने आपको एक दिन एक क्वेश्चन बताया था, अगर आपको याद हो तो, वर्क डन इन चार्जिंग अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। याद है भैया आपको? वर्क डन इन चार्जिंग अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको काफ़ी सारे फॉर्मूले बताए थे इसके। एक होता है हाफ क्यू वी, एक होता है हाफ सी वी स्क्वायर, एक होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। बोला भैया? तो वो यही पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर इज, तो कोई भी फॉर्मूला हो सकता है। ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, देखो जरा, देखो अच्छे से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, दो कंडेंसर्स को अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो हर कंडेंसर पे किस चीज़ की वैल्यू सेम रहती है? कंडेंसर्स को अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो हर कंडेंसर पे काय की वैल्यू सेम रहती है? हाँ, चार्ज की। वेरी गुड अभिषेक प्रजापति, वेरी गुड। चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। क्लियर है ना सभी को? जहाँ मैं कहाँ समझाऊँ, बोलो। अगला ओटी यही है आपके सामने, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वो कह रहा है द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज। मैं नहीं बताऊंगा भैया। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी हम लोग बचपन से जानते हैं, C बराबर 4πε0 KR। बोलो, ऑप्शन दिखाई दे रहा है साफ सुथरा? के ना दिखाई दे रहा तो K1 मान लो, वो के की ज़्यादा टेंशन मत ले करो। K इज द बेपेंदी को लूटा, चाइना हटा दो, चाइना लगा दो। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ। ओके, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर मैं अगली बात पे आता हूँ। अगला कह रहा है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफेराड। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस हमको कह रहा है 1 माइक्रोफेराड है, तो इसकी कैपेसिटी बताओ, कैपेसिटी कितनी होगी? तो चलिए देखते हैं। फिर से बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। वो कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफेराड, ऐसा बोल रहा है। वो कह रहा है कि स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफेराड है, तो उसकी रेडियस बता दो। ये उसका क्वेश्चन है, रेडियस बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया? चमका दो, अब बताओ। 1 माइक्रो है वो 10⁻⁻⁶। सीन क्लियर है भैया? कैपेसिटी, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था मैंने बचपन में, 4πε0r। बुरी लग गई का? बोलो, सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? ओके, अगर ये बात समझ में आ रही है तो आगे की बात। मैंने बचपन में सुना था 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹। तो इसे पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा। तो 4πε0 बराबर 1/9 × 10⁹। एग्री करते हैं भैया इस बात से? बोलो भैया, बोलो। तो 4πε0 की जगह मैंने यहाँ पे क्या टांग दिया? 1/9 × 10⁹ इंटू r बराबर 1 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, r का मल्टीप्लाई 1 से किया तो r, ये पूरा कचरा इधर पहुंचा दिया। 9 1 × 9 इंटू 10⁻⁻⁶, 10⁻9 भी इधर पहुंचा दिए। सीन क्लियर है ना? आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? तो r बराबर बेटा हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10⁻9 और 10⁻⁻⁶, 10�3 मीटर, या तो ऐसे लिख दो। पर मेरे ख्याल से सारे ऑप्शन आपको किलोमीटर में दे रहा है ना, अलग अलग उसमें दे रहा है। तो भैया 10⁻3 1000 होते हैं। 10⁻3 का मतलब 1000 बोले तो किलो, 10⁻3 तो होता है। तो 10⁻3 को मैंने अगर किलो बना दिया तो 9 10⁻3 की जगह किलो, मीटर भैंसों की भैंसों। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। क्लियर है क्या? मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए। फटाफट इस सॉल्यूशन को नोट डाउन करना चाहें तो कर लें फुर्ती में। वेल, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स कुछ हमारे सामने है, जिसमें से पहला दे रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ। भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी थी, पढ़ा था हम लोगों ने। V बराबर W/Q। वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, इसलिए पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, बताया था ना। तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे प्रोसीड करूं। इसके बाद अगला है हमारे सामने द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए कह रहा है। तो भैया डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है। चलिए निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। V इज इक्वल टू W/Q, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, Q बराबर IT, बचपन में बताई थी। बोलो भैया। फोर्स का मैंने डायरेक्ट बताया था mLT-2। डिस्टेंस मीटर में नपती है, लेंथ है, डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ, इसलिए L। I करंट है, करंट का एम्पियर बोले तो A। T टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल T। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सिखा चुका हूँ पहले ही बोल रहा हूँ। बोलो भैया, है ना? ठीक है, तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारा M L इंटू L L² T-2। ठीक है, यहाँ तक सीन क्लियर है भैया सभी को? बात समझ में आ रही है? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दैट? आगे बढ़ते हैं और देखिए
ये a पे पावर कुछ नहीं है तो 1, t पे पावर कुछ नहीं है तो 1, t की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो t की पावर -1, a की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो a की पावर -1। बोला भैया, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? हाँ, तो फाइनली हमारा ये क्या हो जाएगा, v बराबर m l², बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो t की पावर -3 a -1। होप यू अंडरस्टैंड, गॉट इट गाइस, क्लियर है? तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, जो भी लोग नोट डाउन करना चाहें, पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमको दिया है उसमें कह रहा है, पहले आप बताओ अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0। और अर्थ के कॉन्टैक्ट में अगर कोई भी चीज़ रखी जाए, अर्थ के कॉन्टैक्ट में कोई चार्ज कंडक्टर अगर रख दूं तो वो उसके पोटेंशियल को कितना करने की कोशिश करता है? 0। तो अगला क्वेश्चन भी तो यही है आपको, वो कह रहा है अगर किसी चार्ज कंडक्टर को किसी अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो आंसर इज 0। बोलो, क्लियर है? समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अगली बात पे आते हैं हम लोग। अगला बोल रहा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, ओके, ठीक है। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा कैसी होती है? तो दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लुक हियर एवरीवन। मैंने बताया था जैसे ये कोई चार्ज है, ये चार्ज है, तो इस चार्ज से ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, आपको याद है? सीधा सा फंडा है, मैं अवेल बता देता हूँ आपको, और फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते थे, अगर आपको याद हो तो, है ना? मैंने एक पॉइंट लगाया था प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑलवेज कट द इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली, है ना? यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ये रही, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? नॉर्मल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? तो वो यही बोल रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं? आप लोग चाहो तो ये बना सकते हो, अदरवाइज जब आप पढ़ोगे तो एकदम से क्वेश्चन आपको क्लिक नहीं करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ऐसा पिक्चर बना सकते हो वहाँ पर, अगर आपकी इच्छा हो तो। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और चाहो तो यहाँ पर ये लिख लेना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये पॉइंट कहाँ से लिया गया है। इसे लिखना इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ रही है बात? इक्विपोटेंशियल सरफेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्लियर है? तो इसे मेंशन कर लो कहीं भी, जहाँ भी करना चाहो। क्या अगला क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत है? बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड एज 0। क्लियर? अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन, पूछ रहा है। तो भैया मैं ज़्यादा पढ़ो लिखो ना आने पर मुझे मालूम है C बराबर Q अपॉन V होता है, ऐसा पढ़ा था मैंने। अगर मैं Q 1 कूलाम रख दूँ और पोटेंशियल 1 वोल्ट रख दूँ तो कैपेसिटी 1 फैराड आती है। पढ़ा था अपन ने, याद है? 1 फैराड की डेफिनेशन में ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर है? तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। तो क्या आएगा यहाँ पर? 1 वोल्ट। क्या मैं उम्मीद करूँ कि हम लोग समझ गए इस बात को? ऑल ऑफ यू आर क्लियर? तो फटाफट इसे मेंशन करना चाहो तो कर लो, इस तरीके से ये आंसर आया है। बात समझ में आ रही है? तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। क्लियर है? फटाफट नोट डाउन कर लो इसको चाहो तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फिलअप है हमारे सामने 1 फैराड इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स स्टेट फैराड। तो हम सब लोग जानते हैं 1 फैराड इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज और वॉल्यूम। ओके भैया, याद है प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर? प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर पढ़ाया था मैंने। कंडेंसर इज अ डिवाइस, है ना, which is used to increase the capacity of the conductor without increasing its size. Clear? तो पूछ रहा है fill in the blanks is a device। तो कौन is a device? Condenser is a device। चाहे कंडेंसर बोल दो चाहे कैपेसिटर बोल दो, दोनों ही चलेगा। आपके नोट्सों में कैपेसिटर लिखा हुआ है, आप चाहो तो और करके कंडेंसर भी लिख सकते हो, क्योंकि कंडेंसर से आप ज़्यादा फेमिलियर हो, उससे दोस्ती ज़्यादा है। सही बोल रहा हूँ ना? तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छे था तो ऐसी कोई बात ना नहीं। क्लियर? तो आप कंडेंसर भी लिख सकते हैं और आप कैपेसिटर भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाऊं? आए बड़े बच्चों, इसके बाद अगली बात पे आते हैं। अगला मुझसे बोल रहा है ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इट्स कैपेसिटी। ओके, इट्स कैपेसिटी। तो भैया मैंने पढ़ा है पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C बराबर K∈0 A/D। बोला भैया? अब वो कह रहा है दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दूं,
यानी डी बढ़ा दूं, डी डिस्टेंस बढ़ा दिया तो डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए, क्योंकि डी बढ़ा रहे हैं तो सी कम हो रहा है, कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो तो नेक्स्ट फिलअप है हम लोगों के सामने, कहाँ गया, ओके। ऑन ज्वाइनिंग 4 कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफेराड इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी, मैं नहीं कराऊंगा भैया, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4, है ना? चार करके बताऊं, ले जगह कर देता हूं। वो मुझसे कह रहा है 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटी के 4 कंडेंसर्स हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं। तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4, 4 थे तो 4 तक ले लिया। सबकी कैपेसिटी 4 है, 4 4 4 1/4 1/4 1/4 1/4 4 बार है, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 1। बोलो भैया, तो 1/c इज इक्वल टू 1/1, सही जा रहा हूं मैं? इसे पलटूँ सॉरी इसे पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा, तो c बराबर हमारा क्या आ गया 1 माइक्रोफेराड। ओए मैं गाई तो नहीं कर रहा हूँ ना, समझ में आया 1 माइक्रोफेराड कैसे है? सिंपल है, आसान है। वैष्णवी सिर पे हाथ रख के क्यों बैठी हो, समझ में नहीं आ रहा? क्लियर है, सही चल रहा है काम? ठीक है, तो चलन दो फिर डील, फटाफट नोट डाउन कर लो फुर्ती में। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर हम लोग कल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।